190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला आज तीसरी बार मौखर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का बताना है कि वो आज सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद थे। फैसला तैयार था जिसे सुनाने के लिए बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा गया, लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तब तक वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। जज नासिर जावेद राना के मुताबिक वो 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, फिर मुल्जिमान के ना आने की वजह से केस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर करके जेल से चले गए। इस केस का फैसला पहले भी 2 बार मौखर किया जा चुका है। तब बानी पीटीआई ये तासुर देने की कोशिश की थी कि जी जज के पास फैसला सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसे बार बार मौखर किया जा रहा है। पूरी तहरीक इंसाफ मुतालबा करती रही है कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाए। आज फैसला जब सुनाया जाना था तो सजा के खौफ से एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के जरिए बुशरा बीबी और उनके वकला अदालत ना आए और उनका बहाना बनाकर बानी पीटीआई ने भी कमरा अदालत जाने से इनकार कर दिया। ये खुद को बहादुर लीडर कहते हैं। ये कैसे बहादुर हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने वकला और लोगों के बगैर जज का सामना कर सके। अगर बहादुरी देखनी है तो नवाज शरीफ की देखें, जिनकी गैर मौजूदगी में जब फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर हुई तो उन्होंने जज से कहा कि वो उस वक्त लंदन में हैं और चाहते हैं कि फैसला उनकी मौजूदगी में सुनाया जाए। नवाज शरीफ ने अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो वतन पहुंचकर जज के सामने बैठकर फैसला सुने। तब उन्हें मोहलत नहीं दी गई थी और उनकी गैर मौजूदगी में ही सजा सुना दी गई। अपनी अहलिया कुलसूम नवाज को बिस्तर मरग पर छोड़कर ना सिर्फ वो खुद आए बल्कि अपनी उस बेटी मरियम नवाज को भी साथ लाए, जिसका इस सारे खेल से कोई लेना देना नहीं था। सब जानते थे कि मरियम नवाज को सजा सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने की दी गई, जिसे मरियम नवाज ने खुशी खुशी कबूल किया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस लौटे और जेल चले गए। इसे कहते हैं बहादुरी। बहादुरी ये नहीं कि आप जेल में बैठकर भी डर जाएं और रोने लग जाएं कि जब तक उनके घर वाले नहीं आएंगे मैं फैसला सुनने नहीं जाऊंगा। अवाम को याद दिलाते चले कि आखिर ये 190 मिलियन पाउंड केस या अल-कादिर ट्रस्ट है क्या। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज की ब्लैक मनी का सुराग लगाया, 190 मिलियन पाउंड जब्त किए, मुल्जिमान को मुल्क बदर किया गया और रकम पाकिस्तान को वापस कर दी गई। तब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और बानी पीटीआई ने अपनी ही काबीना को अंधेरे में रखकर एक बंद लिफाफे में बरतानिया से आई रकम मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट जुर्माने वाले खाते में डालने की मंजूरी दे दी। जो रकम कौमी खजाने में जमा होना थी वो मुल्जिम के ही हवाले कर दी गई। बानी पीटीआई पर इल्जाम लगाकर उन्होंने खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपनी फ्रंट वुमेन फरत शहजादी के जरिए इस्लामाबाद के करीब 240 कनाल अराजी हासिल की और फिर जुल्फी बुखारी के जरिए मलिक रियाज से 458 कनाल अराजी अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की। जब ये सारी करप्शन कहानी 2019 में शुरू हुई तब अल-कादिर यूनिवर्सिटी का कहीं कोई वजूद नहीं था। यह है वो केस जिसका आज फैसला सुनाया जाना था। एक कामयाब और बुज़्द अमली के जरिए बानी पीटीआई आज कामयाब हो गए हैं कि इस केस का फैसला ना सुनाया जा सके। मगर वो कहते हैं ना कि आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी हाँ, 17 जनवरी भी कोई दूर नहीं है। जिस 20 जनवरी से पूरी पीटीआई उम्मीदें बांधे बैठी है ना, शुनीद ये है कि वो वहां से भी ना उम्मीद ही रहेंगे। इसी मुद्दे पर हम आज मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। बहुत अरसे के बाद हसन मुर्तज़ा साहब आपने शर्फ बख्शा है कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकें। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट द रेगुलर फीचर अज़र सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अज़र साहब ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि आप ही से मैं शो का आगाज़ करना चाहती हूँ हमेशा की तरह, सर आपके लीडर हो अज़र सदीक साहब या फिर आपकी पार्टी हो, वो धड़ल्ले से ये कहती आई है कि भाई 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है, सुनाए। बल्कि इनफैक्ट जब उसको 2 बार डिले किया गया तो ये तासुर दिया गया आपकी जमात की तरफ से, आपके बानी की तरफ से, कि इसके अंदर कोई साजिश है और इसी वजह से शायद जो फैसला है ना ताखीर का शिकार है, क्योंकि जज साहब के पास कुछ फैसला देने लायक है ही नहीं। हैवन सेड दैट, अब आज जब फैसला देना था तो क्या हो गया? आपके बानी जो है उन्होंने ये क्यों कहा कि जब तक मेरी फैमिली नहीं आएगी तब तक मैं फैसला सुनने नहीं जाऊंगा? आप लोगों ने फैसला सुना ही नहीं। व्हाट हैपेंड सर? बहुत शुक्रिया आपका। मैं वकील हूँ और ये अदालतों के फैसले हम इस तरह से सुनते रहते हैं। नहीं आए थे तो फैसला सुना सकते थे, रोका था जज साहब को। जज साहब को उंगली पकड़ी थी किसी ने कि नहीं आपने फैसला नहीं सुनाना। कमाल कर रहे हैं। आपने 5 अगस्त का तोशाखाना जो वन था कि इस 5 अगस्त को इस्लामाबाद में फैसला सुनाया था, मलिक रियाज साहब के हवाले से कह दिया कि ब्लैक मनी है। मलिक रियाज ने कोई ठेकेदार तो नहीं है,
کوئی میٹرو اورنج کا پروجیکٹ تو نہیں لیا انہوں نے, یا انہوں نے 56 کمپنیاں لی ہیں کہ جس کے آپ بلیک منی ہوتا کیا ہے, منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایک لفظ ہے پریڈیکیٹ آفینس, کہ جب تک آپ کا کرائم کے ساتھ تعلق نہ ہو. تو کیا اس میں کوئی کرائم تھا؟ ملک اعظم نے کوئی ٹھیکہ ٹھیکہ کسی کا نہیں لیا, کوئی کنسرن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے, اور یہ والی زمین جو ہے نا, میں تو زمین پہ وزٹ کیا ہوا ہے نا, 5 لاکھ روپے ایکڑ تھی ریتلی زمین, اس کو 8 کروڑ روپے پہ اسیس کیا. جو ملیر کینٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, انہوں نے 5-6 ارب روپیہ مانگا, سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ 25 ارب روپیہ ہوگا. یہ ان کی ویلیویشن بتا رہا ہوں میں, چونکہ کاغذ سارے میں نے دیکھے ہوئے ہیں, میں وہ حالات بتا رہا ہوں. اب آ جائیں آگے. یعنی پہلی تو بات ہے کہ ابھی تک کوئی کرائم نہیں ہے, اور اگلی بات جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے جب پیسے آئے, انہوں نے ایسٹ فریزنگ آرڈر کیا. حکومت پاکستان سے پوچھا گیا, حکومت پاکستان کے پاس یا منی لانڈرنگ کا کیس ہی کوئی نہیں تھا, نہ کوئی نیب کا کیس تھا. تو پھر اس حوالے سے یہ کہا گیا یہ پیسہ پاکستان آنا چاہیے. اس میں ملک ریاض صاحب نے نیشنل کرائم ایجنسی سے بیٹھ کے سیٹلمنٹ کی, انہوں نے بیٹھ کر جو بھی کرنا تھا, انہوں نے کہا میں پیسہ, میرا پیسہ ہے نا, میں پیسہ واپس لے جاتا ہوں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 2019-20 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. عزیز صاحب, اس سے اگلی 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ویسے یہ نہیں پتا کہ آپ کو یہ کیس کیوں نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ اس کو فائٹ کرتے. اور دوسری چیز یہ اگلی بات سر, اب صرف اگلی بات پتہ کیا, یہ اب جتنی چاہے مرضی ہم باتیں کر لیں, 17 جنوری کو آپ کے لیڈر جائیں گے فیصلہ سننے کے لیے؟ میں دیکھیں, میں یہ ضروری ہے جو کہ آپ نے باتیں ساری کہی نا, یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے. پہلی تو بات ہے کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ آیا, اس میں پروفٹ ہوا. آپ بالکل اپنا وقت لے لیں, لیکن ذرا یہ بتا دینا کہ 17 کو جائیں گے کہ نہیں. اگلی بات تو دیکھیں لاجیکلی یہی بنتی ہے, باقی آپ جتنا آپ کا دل کرتا ہے یو کین ٹاک ان دی شو. تیار تھے, جو کہ جج صاحب کے سٹاف نے ٹائم 11 بجے کا دیا ہوا تھا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے, باقاعدہ اخباروں میں آیا, ٹی وی پہ چلا. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں. جج صاحب آ کے صبح 8:30 بجے بیٹھ گئے, تو اس میں انتظار کر سکتے تھے. کیا مسئلہ تھا؟ جج ہی ہے نا, کیا تھا, وہاں بیٹھے رہتے آگے پیچھے. عزیز صاحب, وہ تو آپ لوگوں نے لیک کر دی نا خبر کے 11 بجے کی جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے. جج صاحب کو کیا پڑی تھی, اگر 11 بجے فیصلہ دینا تو صبح 8-8:30 بجے کے آگے کیوں بیٹھ گئے نا سر؟ یہ تو آپ لوگوں نے فیڈ کی نا خبر. آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے ذرا گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں, اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ناصر بھائی صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں نا جہاں پر عزیز صدیق صاحب نے چھوڑی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ کل تک آپ کی پوری پارٹی گورنمنٹ, ویسے تو خیر سوال کرنے سے پہلے میں یہ جانتی ہوں کہ مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دیکھنے والوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عدلیہ ایک آزاد جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے, عدالتیں آزاد ہیں, حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب سیاستدان انوالو ہوتے ہیں نا تو معاملہ صرف اور صرف لاجکس اور قانون کا نہیں رہ جاتا, کچھ سیاسی بھی ہو جاتا ہے. آپ لوگ کل سے یہی ایک نیریٹو بنائے کہ بس جی یہ 190 بلین پاؤنڈ کا بھی کل فیصلہ آنے والا ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں جی سزا ہو جائے گی. تو سر یہ ایک دم سے کیا ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا کہ جو آج فیصلہ نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر صدیق صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں کہ میں تو برداشت نہیں کر سکا کہ اتنا جھوٹ انسان بولتا ہے ٹی وی پہ آ کے. اب میں ان کی ساری, میں یو کے میں رہتا ہوں, میں این سی اے کی بھی بات بتاتا ہوں, اور سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بلایا جج صاحب نے کہ آ جائیں, انہوں نے کہا میں نہیں آتا. پھر بلایا آ جائیں, کہا میں نہیں آتا کیونکہ میں اپنی وائف کا انتظار کر رہا ہوں. اب تو دیکھیں نا, یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے, وہ آج فیصلہ سنا دیں, 3 دن بعد سنا دیں. ایک اچھی بات کی کہ انتظار کر لیا. مجھے آپ بتائیں کہ عمران صاحب کو اگر وہ کہتے جج صاحب کے جاؤ 2 پولیس والے اس کو لے کے آؤ, ادھر میرے سامنے کھڑا کرو, تو میں اس کو فیصلہ سناؤں, چاہے وہ اس کو بری کرے چاہے اس کو سزا دیں. آپ مجھے بتائیں بشرا بی بی کو کس نے کہا کہ عدالت نہ آؤ؟ وہ تو آزاد تھی نا, وہ آئیں. اگر وہ آتی تو آ کے باہر کھڑی ہو کے کہتی جی میں آ گئی ہوں, مجھے اندر جانے نہیں دے رہے. تو یہ جھوٹ اس طرح نہیں چلتے جس طرح بلا رہے. فیصلہ جج صاحب نے کرنا تھا وہ آج کریں, 3 دن بعد کریں. اگر آپ نہیں جاتے, میں نے سنا وہ عمران صاحب کی بہن باہر کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے کہا مجھے فیصلہ سناؤ لیکن جج نے نہیں سنایا. بھائی اس طرح کے جھوٹ آپ کیسے بولتے ہیں؟ آپ اندر جا نہیں رہے ڈر سے فیصلہ سننے کے لیے, کہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ میری بیوی آئے گی تو فیصلہ سنائے آپ, میں اندر جاؤں گا, اور آپ کی بیگم آئی نہیں. دوسری بات یہ ہے, آپ بتائیں, آپ نے بات کی این سی اے کی. این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی ہے. انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی اس پہ انہوں نے 6 مہینے 1 سال لگائے.
मलक रियाज से पूछा कि जो तुमने ये घर लिया है ये पैसे कहाँ से लेके आए हो। मलक रियाज ये साबित नहीं कर सका कि ये मेरी वाइट मनी है। इसने बताया मैं पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है। और उन्होंने कहा तुम वो तो नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 480 अरब रुपए जुर्माना किया हुआ है, तुम तो मनी लॉन्ड्रर हो। और फिर मलक रियाज ने और एनसीए ने बाहर बैठ के आउट ऑफ द कोर्ट फैसला आपस में डिसीजन लिया, फैसला किया। मलक रियाज साहब माने कि ये मेरा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। उस मुल्क का कानून है बरतानिया का, जिस मुल्क का वो शहरी होता है, बरतानिया ने राब्ता किया पाकिस्तान से कि आपके शहरी से ब्लैक मनी पकड़ी गई है, वो हमने आपको वापस भेजनी है। होता तो ये चाहिए था कि जो स्टेट बैंक का अकाउंट है उसमें पैसा जाता, वो अवाम का पैसा था, उनको वापस स्टेट बैंक में जमा हो जाता। हाँ जी। इमरान साहब ने वो मलक रियाज के साथ कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने काबीना में खत ले रहा है कि मैं इसको खोलता नहीं हूं, बस जो मैं फैसला कर लूं आप उसको यस कर दें। और फिर वो पैसा मलक रियाज के ऊपर जो जुर्माना था 480 अरब उसमें जमा कराया। मुझे आप बताएं कि वो मलक रियाज का पैसा था या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अवाम का पैसा था? ये बरतानिया ने पैसा वापस भेजा था। फिर आप मुझे बताएं वो अलकादर यूनिवर्सिटी का उसके बेनिफिशियरी कौन है? इमरान रियाज है, और सॉरी इमरान खान है और बुशरा बीबी है। ठीक है, आपने उसके बदले उसे जमीन ली, उस पे आप ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का कौन बेनिफिशियरी है? इमरान और बुशरा बीबी। तो इतना झूठ मत बोले, वो वाइट मनी होती तो दूर है। आज 13 तारीख को बैठ करके हम बात कर रहे हैं, ये 17 तारीख को अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सर इजाजत से पीपल्स पार्टी को भी जरा शामिल कर लूं, उनका मौक़िफ़ भी ले लूं। वैसे भी बड़ी देर के बाद जो है हसन मुर्तजा साहब ने हमें टाइम दिया है। हसन मुर्तजा साहब, पहले तो ये बताइए कि जो आपकी इतनी मसरूफियत है, इस पूरी मसरूफियत के आलम में आपने ये फिगर आउट कर लिया था कि ये मामला जो है ना, ये 190 मिलियन पाउंड वाला खबर जो है बेसिकली फैसले की, ये जो खबर आपको लगता है कि थोड़ी सी मिस हैंडल हुई है, या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही ऐसा ही सब कुछ होना है? देखिए, मैं तो इसे इस तरह देख रहा हूं कि ये एक अदालती कार्रवाई है और उसमें फ्री कैन जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। शायद वो कोई रिलीफ सोच रहे हों कि उन्हें इस तरह से शायद कोई मिल जाए, या चीज़ें होती हैं। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ा वाज़ेह सा केस है। अगर आज हम सारे लोग बैठ के इस मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। अदालत के अंदर एक मामला है और वो 13 को नहीं तो 17 को सुना दिया जाएगा, और उसमें जो हकायक हैं वो तो पूरी कौम उससे जानती है। उस पे अगर सदीक साहब कुछ कहें या मेरी कोई राय हो, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये हमारी राय मुनासिब है। उस फैसले से पहले हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। और बाकी मेरा ख्याल है ये उस वक्त का है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी, जब वो साकिब निसार साहब आला अदलिया थे, और वो उनका ही ये मेरा ख्याल है फैसला था कि पैसे जो हैं वो फलां अकाउंट में जमा करवाए जाएं जो नहीं करवाए गए। तो इसकी आज नए सिरे से तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक ताल्लुक है, हम किस वक्त तक इस कौम को झूठ बोलकर और झूठ के सहारे पे अपनी सियासत को खड़ा करते रहेंगे और एक झूठे नैरेटिव के जरिए हम लोगों को गुमराह करते रहेंगे। मुल्क का पहले काफी नुकसान हो गया है। हम सबको होश के नौखन लेने चाहिए और बेहतरी के लिए बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि आज भी हम उन चीजों को सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये समझते रहे कि जी इससे शायद कोई हमें फायदा पहुंच रहा है या इस मुल्क को कोई फायदा पहुंच रहा है। ये मुनासिब नहीं है। ये बेहतरी की आप बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं हसन मुर्तजा साहब, लेकिन 31 जनवरी की एक डेडलाइन है मुज़ाकरात के हवाले से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई है। तो ये जो तीसरा राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये जुमेरात को मुज़ाकरात होने वाले हैं उनके हुकूमत के साथ, एंड डेफिनेटली यू आर अ पार्ट ऑफ दैट हुकूमती कमेटी जो कि इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। तो सर आपको लग रहा है कि उन मुज़ाकराती प्रोसेस के अंदर कोई बेहतरी आने वाली है?
دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کے اندر، ہاں مذاکرات کے اندر کوئی مختلف ایشوز ہوتے جن میں سے کوئی حکومت مان لیتی یا جس میں سے کوئی اپوزیشن مان لیتی اور وہ چیزیں آگے بڑھتی. ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی چارٹر تو ہے نہیں ہے، بالکل زبانی کلامی ایک گفتگو ہو رہی ہے اور ایک فریق کہتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں یا بانی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے کسی بھی NRO کے ذریعے، اور حکومت جو ہے وہ اس طرح مانے گی نہیں، کیونکہ یہ عدالت کے اندر میٹر ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے. ماورائے عدالت تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو کوئی NRO یا کوئی اس قسم کی معافی تلافی ہو، ممکن نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی بھی وقت میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے. یہ بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں اس سے نکلنے والا. جوڈیشل کمیشن تک نہیں بنا کے دے سکتے آپ لوگ؟ نہیں، جو میں نے تو نہیں بنانا، حکومت نے بنانا ہے. ہم حکومت کے حمایتی ضرور ہیں. اگر حکومت اس پہ مناسب سمجھتی ہے کہ کوئی کمیشن بننا چاہیے تو اس طرح تو پھر جتنے بھی ملزم ہیں، جتنے بھی کرپشن یا چوری کے مقدمات میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایک کمیشن کا مطالبہ کریں گے اور اس پہ کمیشن بنتے رہیں گے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی کمیشن بنے گا یا کچھ ہوگا. اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. یہ اسی طرح معاملہ چلنا ہے اور عدالتوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں. عدالتوں کو چاہیے کہ وہ بر وقت سب کو انصاف فراہم کرے ماورائے آئین کا. اگر کمیشن نہیں آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا اور مطالبہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے، پھر تو مذاکرات ختم. اس کے بعد 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے. ڈیڈ لائن سے پہلے ہی تمام چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی سر، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کس طرح سے ان کو انگیج کریں گے؟ کیونکہ PTI تو اپنی انتشار کی سیاست یا سڑکوں کی سیاست یا سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی سیاست کو جاری رکھے گی. اب وہ سڑکوں پہ یا وہ والی سیاست وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ تو بس ان کی ایک ہی توقع ہے کہ تھوڑا سا یہ ڈیلے ہو جائے گا مذاکرات کے ذریعے اور پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ PTI جوائن کر لیں گے اور پھر فیصلے جو ہیں وہ ذرا الگ سے ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی سارا فوکس جو ہے وہ ٹرمپ پہ ہی ہے کہ ٹرمپ آئے گا، روزگار لائے گا. وہی کچھ ان کے ذہنوں میں ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب تک کی سیدھی بات جو حسن مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات سے کسی کو کچھ، اینڈ فار دیٹ میٹر پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اسی نوٹ پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات زون میں اب تک میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی سینیٹر ناصر بٹ صاحب، نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، بہت شکریہ بنے رہنے کے لیے. اینڈ اظہر صدیق صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، بہت شکریہ سب بنے رہنے کے لیے. اظہر صدیق صاحب، مذاکراتی کمیٹی کی جو ملاقات ہے وہ چھٹی والے دن یعنی سنڈے کو ہوئی، تو اس کے لیے آپ کی بہت بہت مبارکباد. لیکن سر کہیں نہ کہیں آپ یہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا کہ اب حکومت کی کوئی رٹ ہے؟ کیا آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کہہ رہے تھے جی ملاقات نہیں کروا رہے، ملاقات نہیں ہونے دے رہی؟ حکومت نے چھٹی والے دن سر آپ کی مذاکراتی کمیٹی کو اکوموڈیٹ کیا اور ان کی ملاقات کرائے. شکریہ تو بنتا ہے نا. دیکھیے مذاکرات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم پہ الزام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، اور میں بار بار اعتراض اٹھاتا ہوں انتشار کے نام پر. دیکھیں ہم خلف شاد جماعت جو ہے نا، فراڈ اور اس پہ اوپر، وہ اب تاریخی طور پر ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، لیکن بیانیہ کوئی نہیں بنتا نا. ابھی تک انتشار کے حوالے سے کوئی ایک فیصلہ دکھا دیں، کوئی ایسا کوئی فیصلہ آیا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہے. پرچے جھوٹے تو ہوتے رہتے ہیں، وہ دیتے جاتے ہیں. اب ہم نے کیا کہا؟ اب ہم نے تو بڑا چھکا مارا ہے نا مذاکرات کے حوالے سے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فارم 45 اور 47 کی آپ آڈٹ کرا لیں، وہ ہم کوٹوں کے اندر ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کی رہائی کا نہیں ہم نے کہا، وہ رہائی کوٹوں کے اندر ہے، ہم چل رہے ہیں. ہم نے کہا کیا ہے؟ ایک تو رہائی مانگی ہے سیاسی کیسوں کے اندر، کہ سیاسی کیسوں کے اندر جو ہمارے جو کارکنان ہیں، قائدین ہیں، جو سیاسی کیسوں کے اندر ہیں، ان کو رہا کیا جائے. کرتے کیا یہ؟ ایک کیس میں پکڑا، دوسرے پکڑا، دوسرے سے تیسرے، چوتھے سے پانچویں چھٹے کیسوں میں پکڑ کے جو مرضی آپ کرتے رہے. اظہر صدیق صاحب ذرا پہلے جو ہے ہم یہ ذرا پوچھ لیں کہ حکومت کہاں پھنس گئی ہے اور کیسے پھنس گئی ہے؟ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت پھنس گئی ہے مذاکرات کر کے، حکومت پھنس گئی ہے تو اس لیے سر ذرا جواب لے لوں پہلے.
बात करते हैं। नासिर भट्ट साहब, जवाब दे लें। फंस गए हैं आप लोग, फंसे हुए हैं आप लोग, कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे फंस गए हैं? अजहर सिद्दीक साहब जी अजहर सिद्दीक साहब से मैं इनको जरा जवाब दे दूं। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मिलें नेशनलाइज की थी, इत्तेफाक फाउंड्री भी नेशनलाइज हुई थी ना, वो कितनी बड़ी मिल थी, उसमें हजारों मजदूर काम करते थे। तो आप ये झूठ क्यों बोलते हैं इस तरह? अब देखें, नवाज शरीफ जो है, जिनके बेटे थे ना, वो एक कारोबारी शख्सियत है, मियाँ शरीफ साहब, ये उनके बेटे हैं। सियासत में वो बाद में आए हैं, पहले ही वो अमीर आदमी थे। उनके वक्त आप देखें, गाड़ियां उनके पास मर्सिडीज भी थी। वो जब कॉलेज जाते थे तो मर्सिडीज गाड़ी पे जाते थे। इमरान खान उस वक्त शायद साइकिल पे जाता हो, या उसके पास था कुछ नहीं। तो इतना झूठ मत बोले जो ना चले। दूसरी बात ये है कि अजहर सिद्दीक साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि हम फंस गए हैं। अब आप ये मान रहे हैं कि आप मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। 2 साल उसने कहा मैं उनसे बात करता हूं, उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करते। अब हम चोर भी नहीं है, अब हमारी हुकूमत भी ठीक हो गई है, अब आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब आपने मुज़ाकराती टीम भी बना दी है। इसका मतलब है कि हम ठीक हैं, हमारी हुकूमत ठीक है। आप मान गए हैं ना। अब इमरान खान कहता है कि ठीक है आप बात करें, मुज़ाकराती टीम लाई, लेट क्या कर रहे हैं आप चाह रहे हैं कि 20 तारीख को जब वाल्फ उठाएगा ना ट्रंप, तो उस दिन पहला ऐलान करेगा इमरान खान को बाहर निकालो। याद रखें, एक डॉक्टर शकील अफरीदी था, उसको अमेरिका आज तक मांग रहा है, पाकिस्तान ने नहीं दिया उसको, ठीक है ना। पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलात में किसी के ऊपर दबाव बर्दाश्त नहीं करता। दबाव जरूर है कि वो कह रहे हैं कि इमरान को छोड़ो। पहले इमरान सैफर आगे कहता था मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। अब क्या अमेरिका उसके खिलाफ साजिश कर रहा है? पहले साजिश कर रहा था या अब कर रहा है? तो अपनी बातों को आप खुद इस तरह की बातें करके तो लोगों को आप बताते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। जिस दिन आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, शायद लोग आप पे एतमाद करें। और ये जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात है ना भट्ट साहब, वो पीपल्स पार्टी वालों ने बोला है, हसन मुर्तजा साहब ने, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि मुज़ाकरात का आउटकम कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोग भी क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखें, हुकूमत जो है ना, वो हम इसके साथ जो मुज़ाकरात है उसके साथ सिंसियर है। हुकूमत ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई है उसमें सारे इत्तेहादी शामिल हैं। ये इमरान खान ये इतना नाअहल है, ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान इसके खिलाफ अब हो चुके हैं, वो महमूद खान चकजई था। अगर इनको मुज़ाकरात करने थे सही तो उनको साथ शामिल करते, वहां फिर इनका पता चल जाता कि इनकी क्या हकीकत है। इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि मुझे जेल से बाहर निकालो, और नहीं तो फिर मुझे अमेरिका जेल से बाहर निकालेगा। इमरान खान ने जो जुराइम किए हैं, हमले किया, 9 मई का उसका हिसाब देगा, 26 नवंबर का हिसाब देगा। इमरान ने जेल से बाहर आना है तो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा। हुकूमत ना उसको बाहर ला सकती है, ना हुकूमत का ये काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर मैसेज। मैं हसन मुर्तजा साहब आपके पास आने से पहले 1 मिनट, अजहर सिद्दीक साहब आपको क्लियर मैसेज मिल गया, वेरी क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दे, फिर आई हैव टू गो टू पीपल्स पार्टी फॉर दिस। हमने 3 सालों में मुल्क को जहां लेकर गया ना, ये तारीख का हिस्सा है, अनमिट है, तारीख लिखी जा रही है। तारीख का तयन आज नहीं होगा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो उस दौर में जद्दोजहद थी ना, वो बाद में पता चला था कि जद्दोजहद कितनी है, और मैं उनकी जद्दोजहद को कदर की निगाह से देखता हूँ कि उन्होंने टक्कर ली। और जो हमें ये ट्रम्प की कहानियां बता रहे हैं ना, ट्रम्प की कहानियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बात हो रही है ह्यूमन राइट वायलेशन की, यूएन वर्किंग पेपर की, यूके की पार्लियामेंट के एमपीज ने, यूएसए की पार्लियामेंट के एमपीज वगैरह ने ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए अमेरिका ने गवर्नमेंट गिराई। ये सारा कुछ हमारे ऊपर है। हम तो हर चीज सामने रख रहे हैं। हम तो कौम का फैसला कौम ने करना है ना, छोड़े डरते क्यों है इस बात से? आए इलेक्शन का ऐलान करें, देखते हैं इलेक्शन कौन जीत लेता है, पता चल जाएगा। वरना 45-47 तो बचा चुके हैं। आप तो इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे ना। एक तो मुझे आप लोग की भी समझ नहीं आती, आप लोग हर प्रोग्राम में इलेक्शन की मांग कर देते हैं। चले मैं वापस आती हूँ, पीपल्स पार्टी को भी सुन लेते हैं। हसन मुर्तजा साहब, ये ट्रम्प की बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है। ये बात करिए पीटीआई कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है उनके साथ। जी देखिए, समय से बाहर है। मैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਮਸਲਾ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ PMLN ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ। ਭਾਈ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ नहीं ख्याल कि इस प्रोग्राम कीते का भी कोई फायदा है। मजाकरात किस चीज के मजाकरात हो रहे हैं? मजाकरात तो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है कि आप चाहते हैं कि एक मुलजिम जो है या एक कैदी जो है उसको छोड़ दिया जाए, दूसरे जो है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। हमें तो, मुझे तो कोई गर्ज नहीं है, ना 8 मई से है ना 26 नवंबर से है। वो जिनका है सॉरी वो 9 मई जो भी है या उस डेट्स का कोई जरूरी नहीं कि मेरी वो दुरुस्त हो, आपने बेहतर किया जो दुरुस्त कर दिया। भाई हमारा लेना देना तो है उस पैसे से जो पैसा हजम किया गया, जो कौम का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, उस पैसे की बात करें। अब अगर नए सिरे से टीवी पे बैठ के उस मुकदमे को लड़ना है तो फिर तो हो गई, इंसाफ भी हो गया और फिर तो अदालत भी हो गई। भाई अदालत ने एक फैसला किया कि ये पैसा फलां अकाउंट में जाएगा, उसमें गया है या नहीं गया? अगर नहीं गया तो भेजने वाला कौन है उसका तयन भी हो चुका है, उसके बदले जमीन का तयन भी हो चुका है। बात तो वो हो, अब इसकी हेर फेर करके और इसको अदादो शुमार और आगे पीछे ऊपर नीचे, ये कतन मुनासिब नहीं है। आप 26 नवंबर का केस लड़े, जिनके बंदे मरे हैं, जिनके नहीं मरे, जिन्होंने मारे हैं, वो सबके सामने है। गाड़ियों के नीचे दे के बंदे मारते रहे हैं और कहते हैं कि आज ही किसी को किसी ने नहीं मारा, हमारे 278 लोग मर गए हैं। कोई कहता है हमारे 11 लोग मर गए हैं। जिन बेचारों के मरे हैं यार, जो सड़क पे नजर आते हुए मरे हैं, उनका तो कोई फैसला हो लेने दो। बाकी जब मिलेंगे, अगर सियासी कारकुन का कत्ल होता है, मैं तो समझता हूं कि वो मेरा अपना कत्ल है, मैं उसका मुद्दई हूं, लेकिन कोई सबूत के साथ तो लाएं यार। आप, हमारे लोग भी मरते रहे, मार्शल लॉ दौर में मरते रहे, जनरल जियाउल हक के वक्त में मरते रहे, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, पीपल्स पार्टी अपनी लाशें भी वसूल करती थी और सड़क पे भी होती थी। आपके इतने लोग मर गए हैं, आप बजाय टीवी पे बैठ के करने के, आप लाएं ना, उनके वुरसा को भी लाएं और कोर्ट में खड़ा कर दें, ला के कोई दरखास्त गुजारे। आप इतने काबिल सारे लॉयर हैं और आप आज तक ये नहीं हो सका कि वो बंदे कहाँ गए जो मिसिंग पर्सन है। कई की तो आपने ऑडियो वीडियो पता नहीं क्या क्या जारी किया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए हो रहा है और जाया कर रहे हैं ये टाइम। बेचारा पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। 190 मिलियन पाउंड काफी बड़ी रकम है। अगर वो वापस आती है और खुर्द बुर्द होती है तो उसके मुल्जमान को बिल्कुल करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना पॉपुलर हो, चाहे वो कितना जो कुछ हो। और फिर कौमी चोर है यार वो। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब है, मैं कहता हूं जो भी हो, जिसके जिम्मे पड़ती है उसको बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह से कह के ये टाइम जाया करने वाली बात है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। अज़र सिद्दीक साहब, ये जुमेरात को अब ये तीसरा राउंड होगा मुज़ाकरात का, इसमें ये डिसाइड कर लिया आप लोगों ने कि आप लोग बाकायदा बानी पीटीआई के सिग्नेचर के साथ जो भी आपकी चार्टर ऑफ डिमांड है वो आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेंगे, कि अभी भी आपका यही फैसला है कि जी वो ट्विटर पे या एक्स पे पड़े हुए हमारे जो डिमांड्स है उसी को उठा करके उसी के ऊपर बात कर ले? देखिए, मुज़ाकरात हमने बेटर सेंस प्रिपेयर करने के हवाले से हम चाहते हैं कि जो हम पे इल्जामात हैं या ये कह रही हैं, यानी फर्ज करें ये कहते हैं कि हमने किया है ना, तो उसके लिए जब तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट नहीं बैठता 2017 सेक्शन के 2017 एक्ट के तहत, उसमें क्या होगा? सबसे पहले आएगा कि 9 मई वाले दिन मुजाहिरीन कहाँ इकट्ठे हुए, इमरान खान को कैसे पकड़ा, क्या वारंट थे उसके, फिर वहां तक उन जगहों तक कैसे पहुंच गए, ये ऑर्गेनाइजर तो कैसे थे, नकाब पोस्ट कौन थे, फिर 26 नवंबर के हवाले से असला किसने पकड़ाया, फायरिंग किसने की,
किस तरह लोग आए, यानी इन्होंने तो रोका हुआ था ना, इन्होंने तो संजानी रोका हुआ था, संजानी से लोग वहां ये कैसे। तो सारे मुज़ाकरात में बातें हो जाएंगे अज़र सिद्दीक साहब, और जिस आप माइन्यूट डिटेल की बात कर रहे हैं, ये तो अगर ये सारी बातें मुज़ाकरात में हुई तो मेरे ख्याल से तब तक हुकूमत अपना टेन्योर भी पूरा कर ही चुकी होगी। बट सबको बट वक्त कम है, अज़र सिद्दीक साहब। ये ना बिजनेस खत्म कर दूं, ये बात नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं खुदारा, ये मैं कोई एक्विजिशन में नहीं रहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि अब आ गया, इसमें डर और खौफ नहीं होना चाहिए। अगर हमने किया है, नकाबपोश हमारे थे, तो सारे लाए ना सामने। यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि ये सिर्फ 104 का आपने मिलिट्री ट्रायल क्यों किया, बाकी का क्यों नहीं किया, वहाँ सवाल कोई नहीं, जवाब कोई नहीं है। सर बिल्कुल डर खौफ नहीं होना चाहिए, फैसला सुनते वक्त भी कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं। जी नासिर भट्ट साहब, फाइनल कमेंट्स आपके। जी सर। अजहर सिद्दीक साहब, आप मुसलसल इतना झूठ बोल रहे हैं। वो एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। बरतानिया की एनसीए ने ये फैसला किया कि मलिक रियाज से पूछा ये पैसे तुम कहां से लाए, क्या कारोबार करते हो, उसने बताया, मेरी सुने, वो साबित नहीं कर सका, वो ब्लैक मनी थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। आप सुने तो सही, आप नहीं बरतानिया रहते, सुन लेना, उन्होंने आपको सुना है ना। वो वहां किसी की हिमायत नहीं होती, वहां इंसाफ होता है। जी भट्ट साहब, वो इंसाफ वहां होता है। एनसीए ने पैसा पकड़ा और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया कि ये इस मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये हम आपको भेज रहे हैं वापस, ये काला पैसा है, ये पाकिस्तान का शहरी था जिसने ये सारा काम किया। पैसा जब वहां गया तो इमरान के पास क्या राइट था, उसने स्टेट बैंक में वो पैसा नहीं जमा कराया। वो मलिक रियाज का जो 480 अरब उसमें जुर्माना था उसमें जमा कराया। क्यों उसको काबीना में ये मंजूरी लेनी पड़ी, क्यों, क्या इंटरेस्ट था इमरान खान का? फिर आप मुझे बताएं, अल कादर जो ये ट्रस्ट जो बनाया, वो पैसा आपस में इतना लड़ो, ए पॉलिटिकल शो है जे, इसको एक पॉलिटिकल शो के तौर पर ही रखे। ओके रिलैक्स, दिस इज जस्ट अ शो। फैसला आना है 17 तारीख को अब तक की इतलात के मुताबिक, तो लेट्स सी कि 17 तारीख को फैसला क्या आता है। आज के लिए इतना ही। काइंडली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे कल मुलाकात करते हैं।